आज देखो लिखा है इसमें, चैप्टर का नाम जो हम लोगों का है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनीज। ठीक है, तो इसमें कई वर्ड इसमें आ रहा है, वही वर्ड पहले आज क्लियर करना है हम लोगों को। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनीज। देखो एक वर्ड ये आ रहा है आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और होल्डिंग कंपनी निकल रहा है, दो वर्ड इसमें निकल के आ रहा है। चलो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो बाद में बताएंगे, सबसे पहले बताओ होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं? होल्डिंग कंपनी किसे कहा जाता है? सर जो सब्सिडरी कंपनी के इंटरेस्ट पर कंट्रोल करती है। और कोई बताए होल्डिंग कंपनी? जो किसी दूसरे कंपनी के काम करते हैं उससे ज़्यादा शेयर को और कोई? बताओ जो सब्सिडरी कंपनी के इंटरेस्ट पर कंट्रोल करती है, एक ने बताया, दूसरे ने बताया कि जो दूसरी कंपनी के 51% से ज्यादा अंशों को खरीद लेती है उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं। सबसे पहले जब बताया गया कि जब सब्सिडरी कंपनी के इंटरेस्ट पर कंट्रोल करती है तो इसमें नया एक वर्ड निकल के आ गया सब्सिडियरी कंपनी। ये क्या होती है बताओ? हाँ जी, होल्डिंग कंपनी बता दी। होल्डिंग कंपनी वो है जो सब्सिडरी कंपनी के इंटरेस्ट पर कंट्रोल करती है। तो सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं? संचालन सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं? जब ये जानेंगे ही नहीं तो होल्डिंग कंपनी की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी का नाम जोड़ दिया इसमें। तो होल्डिंग कंपनी वो है जो सब्सिडरी कंपनी के इंटरेस्ट पर कंट्रोल करती है। तो सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं? जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक कंपनी। क्या बोलते हैं? ये क्या होती है? सूत्रधारी कंपनी। ये क्या कहलाती है आपकी? सहायक कंपनी। तो बताओ सहायक कंपनी किसे कहते हैं? सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं? वो कंपनी जिसके 51% से ज़्यादा शेयर किसी और कंपनी के पास हो, जिसका संचालन कोई और कंपनी करती है। गुड। देखो होल्डिंग कंपनी को फिर से देखो, सब्सिडरी कंपनी देखो। होल्डिंग कंपनी के बारे में सेक्शन 246 है। कौन सा सेक्शन होता है? इसके लिए सेक्शन आपका है 246, ठीक ना? इसमें जो बताया गया सेक्शन 246 में क्या बताया गया है उसको समझो। सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं? तो इसमें जो कंडीशन बताई गई उसको समझना है कि सिंपल लैंग्वेज में जो लिखा हुआ उसमें से बातें समझ में नहीं आ पाएंगी। जो लॉ की लैंग्वेज लिखी हुई है उसमें कहा कि एक कंपनी जो दूसरे कंपनियों को नियंत्रित करती है उसको क्या कहते हैं? होल्डिंग कंपनी कहते हैं। सहायक कंपनी वर्ड नहीं लगाया गया, इसमें क्या लगाया गया कि एक कंपनी अन्य कंपनियों पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है। अन्य कंपनी पर नियंत्रण रखती है। तो एक कंपनी या एक से अधिक कंपनियां अन्य कंपनियों पर क्या करती हैं? नियंत्रण रखती है, कंट्रोल करती है, उसका संचालन करती है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? होल्डिंग कंपनी कहेंगे। सब्सिडरी कंपनी किसे कहेंगे? जैसा कि दो बातें भी यहाँ निकल के आई है कि सब्सिडरी कंपनी में दो बात बताएगी। सबसे पहले वो कंपनी जिसका 51% अंश अन्य कंपनी के पास चला गया, दूसरे कंपनी के पास चला गया। और दूसरी बात, जिसका सारा कंट्रोल, सारा नियंत्रण, सारा संचालन का जो पावर है किसके पास चला गया हो? अदर कंपनी के पास चला गया। तो जब किसी कंपनी का ये दो चीजें बताई गई हैं वो अन्य कंपनियों के पास, अदर कंपनीज के पास चली जाती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहायक कंपनी कहते हैं, सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं तुम लोगों को। ये आपकी है ए लिमिटेड और ये बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने क्या किया? इसका
मान के चलो कि 60% शेयर जो है किसने खरीद लिया? ए लिमिटेड ने खरीद लिया। 50% ऊपर हो गया कि नहीं? 50 क्या 51% अगर खरीद लेंगे तब भी हम ज्यादा खरीद लिए। इसका मतलब जब भी वोटिंग पावर होगा तो 51 मेरा रहेगा, बाकी 49 रहेंगे, तो किसकी सुनी जाएगी? 51 वाले सुनी जाएगी, जहाँ पर मेजॉरिटी चाहिए आपको। तो पर्पज बताया गया है। पर्पज किस तरह का होता है? दो तरह का, एक जनरल और एक स्पेशल। जनरल में क्या चाहिए? मेजॉरिटी चाहिए, और स्पेशल में क्या चाहिए? 2/3 चाहिए। लेकिन जिसमें मेजॉरिटी होगी तो उसमें तो अपने पास हो जाएंगे। जहां 49 और 51 खड़े हुए तो 51 वाला जीत जाएगा, 51 की बात मानी जाएगी। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 60% शेयर को क्या कर लिया है? होल्ड कर लिया, खरीद लिया है। तो इसलिए जो है ये होल्डिंग कंपनी क्या कराएगी? अन्य कंपनियों की कंट्रोल कराएगी। यानी कि अब सारा पावर किसके पास आ गया है? ए लिमिटेड के पास। बी लिमिटेड के जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उस पर सारा कंट्रोल किसका रहेगा? ए लिमिटेड का। ए लिमिटेड उनको जो ऑर्डर देगी, जो इंस्ट्रक्शन देगी, वही उसको फॉलो करेंगे। अगर ये इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, बी लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर को बदल देगी। वो क्या करेगी? डायरेक्टर्स को ही बदल देगी कि भाई अब हमारी नहीं सुनते हो तो कोई बात नहीं, हम अपना आदमी यहाँ बैठा देंगे। वो लिया करके अपने आदमी बैठा देगी। अब जो आगे से ऑर्डर आएगा ए लिमिटेड से, जाहिर सी बात है बी लिमिटेड के डायरेक्टर उसी के हैं। जो ए लिमिटेड का इंस्ट्रक्शन आएगा वो बी लिमिटेड में पूरा किया जाएगा। ठीक है, ये होता है ए लिमिटेड और ये होती है बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड की डेफिनेशन बताएगी और क्या बताएगी? जो अन्य कंपनियों के 51% से अंश को खरीदती है, या यूं कह सकते हो कि ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड पर क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। बताया गया, तो उसमें वर्ड भी बताया गया था कि एक कंपनी अन्य कंपनियों पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है। उसको क्या कहते हैं? होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडरी कंपनी किसे कहा गया था? सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जो अन्य कंपनियों, मतलब अपना उसका अंश अन्य कंपनियों के पास कितना होता है? 51% से ऊपर चला जाए। दूसरी चीज बताई गई थी कि सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जो अन्य कंपनियों के नियंत्रण में कार्य करती है। तो अन्य कंपनी के नियंत्रण में काम कर ही रही है। ये जो आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपकी? ये है आपकी सब्सिडरी कंपनी, और ये क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगा आपकी होल्डिंग कंपनी। क्लियर है? अब लॉ की लैंग्वेज में देखते हैं कि होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं, सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं। तो बिल्कुल ये उसी तरह से हो गया है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर ले। और पूरी तरह से कंट्रोल कब हो पाएगा? जब 51% शेयर आपके पास ज्यादा है। जब भी कोई बात होगी, कोई भी वोटिंग पावर होगा, कोई भी बात मनवानी होगी, तो वहां पे मेजॉरिटी देखी जाएगी, तो आपकी मेजॉरिटी हमेशा रहेगी। आप 51 है, वो 49 है, तो जाहिर सी बात है 51 की बात मानी जाएगी, मेजॉरिटी है। ठीक है ना? इस पर जिसको चाहोगे बैठा सकते हो, डायरेक्टर पूरे बदल दो, अपने डायरेक्टर लेकर बैठा दो, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना? तो देखिए सब लोग, सूत्रधारी कंपनी का आशय, मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं? जिसने होल्ड किया हुआ है किसी को, क्या कर लिया है? होल्ड कर लिया है। तो कह रहे हैं कंपनी अधिनियम सन 2013 की धारा 246 के अनुसार, किसमें है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 है, यानी कि 246 है। सेक्शन 2 है और सब सेक्शन क्या है आपका? 46 है। इसमें बताया गया है किसी कंपनी को एक या अधिक कंपनियों की सूत्रधारी कंपनी तभी कहा माना जाता है जबकि ऐसी कंपनियां उसकी सहायक कंपनियां हों। करे किसी कंपनी को, मतलब कोई कंपनी बोले तो ए लिमिटेड, किसी कंपनी को करेगी को एक या अधिक कंपनियों की सूत्रधारी कंपनी तभी कहा जाता है जबकि ऐसी कंपनियां उसकी सहायक कंपनियां हों। जरा देखो, इसमें होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी की क्या होती है? उसकी सहायक कंपनी बन जाती है, तो क्या कराती है? सूत्रधारी कंपनी कराती है। तो इसमें एक वर्ड लिखा है कि जब एक कंपनी या कंपनियों का समूह, देखो लिखा है यहाँ पर, एक कंपनी या एक से अधिक कंपनियों को, एक कंपनी या एक से अधिक कंपनियां, जैसे ये हो सकता है कि ए लिमिटेड भी है, यहीं पर आपके हो सकता है कि एक्स है, वाई भी है और जेड भी है, कई कंपनियां। लिखा है यहाँ पर कि एक कंपनी या एक से अधिक कंपनी की सूत्रधारी कंपनी तभी कहा जाता है जबकि ऐसी कंपनियां उसकी सहायक कंपनियां होती हैं। तो इसमें भी देखो बी लिमिटेड में बता दूं, अब यहाँ पर मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, सी, डी और ई और भी इसी तरह से, ये सब अलग अलग कंपनियां हैं। बी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ कि बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड का 60% से ऊपर शेयर खरीद लिया था। बी लिमिटेड ने डी कंपनी का 55% शेयर खरीद लिया था। बी लिमिटेड ने ई लिमिटेड का 70% शेयर खरीद लिया था।
बी लिमिटेड ने एफ लिमिटेड का 80% शेयर खरीद लिया था। इसका मतलब सब में ऊपर ही खरीदा है। ये 60% हो सकता है, ये आपका हो सकता है 55% हो सकता है, ये आपका हो सकता है 70% खरीदा है, ये खरीदा है आपका 80% खरीदा है। सब में देखो 50% ऊपर है कि नहीं है। बी लिमिटेड की सब के सब क्या है, ये सब्सिडियरी कंपनी है, सब के सब। जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड का शेयर खरीद लेगी ना, तो उसकी जितनी भी सब्सिडियरी कंपनी है सब इस कंपनी इसी मालिक हो जाएंगी। सारे पर कंट्रोल किसका हो जाएगा, ए लिमिटेड का। यानी कि अगर सी की भी 4 कंपनियां हो, फिर उसके बाद डी की भी 4 कंपनियां उसके अंदर सब्सिडियरी कंपनी होंगी, ई की भी 4 कंपनियां होंगी, इसकी भी 4 कंपनियां होंगी, तो कितनी हो गई 4, मतलब कि 4 चौका 16, 16 4 20 21। इसका मतलब ए लिमिटेड का कंट्रोल 21 कंपनियों पर है। मतलब कि जो मेन कंपनी है जिसके अंडर में सब सब्सिडियरी कंपनी चल रही है, अगर उसके शेयर को अगर कोई कंपनी खरीद लेगी तो सारी कंपनियों पर कंट्रोल किसका हो जाएगा, ए लिमिटेड कंपनी यहाँ पर। ठीक है, तो ये होती है कंपनी को कंट्रोल करने का तरीका कि जब इस पर कंट्रोल करोगे तो जाहिर सी बात है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल करेगी, 60% शेयर पर है। इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब आएंगे, जाहिर सी बात है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब आएंगे तो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदल सकते हैं। इसका डायरेक्टर जो होगा अगर अपनी मनमानी करेगा तो बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर होंगे, वो डायरेक्टर होंगे किसके बैठे हुए हैं, ए लिमिटेड के बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर डी लिमिटेड की बात नहीं मानेंगे इसकी बी लिमिटेड की, तो इसके डायरेक्टर चेंज कर देगा, सब कुछ चेंज कर देगा। सब मिला जुला के सब ए ही होगा। सब का पावर किसके पास आ गया है, ए लिमिटेड के पास आ गया है। ठीक है, देखो आज की डेट में अगर देखा जाए तो हर पार्टी चाहती है कि मेरी स्टेट में मेरी हुकूमत है, हर स्टेट में। क्यों क्यों कोई जानती है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो कहेगी वो हर एक स्टेट को मानना पड़ेगा, यही स्टेट समझ लो है। मतलब कि जो भी स्कीम अपनाएंगे, जो भी पॉलिसी अपनाएंगे, वो सारे कंट्रोल के मतलब जितनी भी थी कंट्रोल कंट्री होगी या स्टेट होंगे, वो सारी जगहों पर अपना वर्चस्व रखेंगे। तो इस हर कंपनी चाहती है कि यहाँ पर क्या अगर वो स्टेट चाहता है कि वो अपने अंडर में आ जाए, हर पार्टी चाहती है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी कंपनियों का भी खेल होता है कि कोई कंपनी सोचती है कि बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे कंपटीटिव हैं, क्या है, कंपटीशन कर रहे हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि उस कंपनी को हम लोग खरीद लें। तो कंपनी खरीदने के बेचेंगे तब तो। अमलगमेशन वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, अमलगमेंट हो नहीं रही है, एब्जॉर्ब हो नहीं रही है, तो फिर सोचते चलो उसका शेयर ही खरीदना चालू कर दो। तो मार्केट से शेयर खरीदते रहते हैं, धीरे 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 खरीदते 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 आज 5%, 10%, 20%, मतलब जब शेयर बिकता है उसका वो खरीदते। कोई भी शेयर होल्डर बेचता है उसे कहते भैया हमें को बेच देना, 5 की जगह पर मुझसे 7 ले लेना, लेकिन मुझे को बेचो। लेकिन क्या हो जाता है, उनके पास 50 से ऊपर शेयर हो जाता है, वो कंपनी क्या हो जाती है, सब्सिडरी कंपनी बन जाती है वो। तो एक दिन की बात नहीं है कि तुरंत 70% शेयर खरीद लेगी, रातों रात का मामला नहीं है। ये कंपनियां जब किसी को अपने अपने अंडर में लेके आना चाहती हैं तो धीरे धीरे उसके अंशों को क्या करती हैं, परचेस करती रहती है, खरीदती रहती है। इनसे इनके पास कुछ शेयर है, इनके पास कुछ शेयर है, इनके पास शेयर है, उनके पास शेयर है, लोगों के पास जा करके ऑफर रखते हैं कि हमारा आप अपना शेयर मुझे बेच दीजिए, अपना शेयर बेच दीजिए, मार्केट के 10 रुपया हम उनको 12 में दे दीजिए। तो क्या करते हैं कि एक बार जब खरीद लेंगे आपका शेयर 60% 50% ऊपर हो जाएगा, 51% हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी किसके अंडर में आ जाएगी, अब ए लिमिटेड के। अब जो प्रोडक्ट हमारा कंपटीशन था, अब कंपटीशन खत्म हो गया। अब ये रेट रखती थी कुछ और, अपने प्रोडक्ट का, हमारा प्रोडक्ट कुछ और रेट का था, हमारी मार्केट और उसकी मार्केट सब अलग अलग हो गई थी। अब एक ही मार्केट में प्रोडक्ट 2 हैं, तो इसका लोग सस्ता पड़ता था, वही लोग खरीदते थे। तो उसको कंट्रोल करने का क्या तरीका बताया गया, इससे बताया गया कि ऐसा है कि किसी कंपनी को होल्ड कर लीजिए आप। तो जब होल्ड कर लेंगे तो यहाँ पर जो रेट चालू करेंगे वही रहेगा। इसका मतलब ए लिमिट का जो प्रोडक्ट है, बी लिमिट का जो प्रोडक्ट, दोनों अलग अलग हैं, रेट भी अलग अलग था लेकिन प्रोडक्ट सेम था। जैसे साबुन की कंपनियां है तो साबुन ही नहाने वाला, लक्स हो चाहे लाइफ बॉय हो, लेकिन अगर लक्स वाला लाइफ बॉय कोई लाइफ बॉय लक्स के शेयर को खरीद ले तो अब प्रोडक्ट एक ही है लेकिन रेट डिफरेंट है। अब रेट जितना चाहे बढ़ा कर रख लें, कंपटीशन की वजह से लोग रेट क्या करते हैं, कम रखते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट भी निकलता रहे, इनका भी निकलता रहे। लेकिन अगर कंट्रोल कर लोगे तो मोनोपोली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी, एकाधिकार। मोनोपोली जानते हो किसको कहते हैं, किसको कहते हैं मोनोपोली, मोनोपोली। दोनों कंपनी पर एक ही अधिकार है। अरे एकाधिकार, एकाधिकार इसको हम लोग कहते हैं, एकाधिकार किसको कहते हैं, एकाधिकार। बताओ, ये तो इकोनॉमिक्स में लोग पढ़ के आए होंगे और फिर एमकॉम में जाकर के फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना है।
अगर एमबीए करने जाओगे तो एमबीए में मिलेगा इकोनॉमिक्स। तो मोनोपोली किसे कहते हैं बताओ, एकाधिकार किसे कहते हैं? एकाधिकार मोनोपोली। देखो एकाधिकार को अगर संधि विच्छेद किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक अधिकार। ठीक है। देखो एक अधिकार की जो मीनिंग यहाँ पर हम लोग मार्केट के हिसाब से लेते हैं, इकोनॉमिक्स के हिसाब से लिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जिसमें क्रेताओं की संख्या, बायर की संख्या, परचेजर की संख्या बहुत होती है, लेकिन जो उस प्रोडक्ट का जो सप्लायर होता है सिर्फ एक होता है। तो उस व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है कि किसी को प्रोडक्ट महंगा दे, किसी को सस्ता दे, जितने का चाहे उसकी मर्जी है, क्योंकि कोई दूसरा विक्रेता है ही नहीं यहाँ पे, कोई दूसरा ये इस मार्केट में सेलर है ही नहीं उसके अलावा, वो सिर्फ एक मात्र विक्रेता है और उसके क्रेता बहुत सारे हैं। तो वहाँ पर अपनी मनमानी कर सकता है, जिसका चाहे जितना चाहे रख ले रेट। जो कंज्यूमर होगा उनको ज़रूरत तो है ही है, कोई दूसरा उनके पास ऑप्शन नहीं है और उनको इस्तेमाल भी करना है वो चीज़, तो वहीं से लेंगे, चाहे महंगी मिले चाहे सस्ती मिले, लेने ही लेनी है। तो ऐसी मार्केटों में क्या बोलते हैं? मोनोपोली, एकाधिकार बोलते हैं। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट तुमको जानकारी में है क्या जिसमें मोनोपोली चलती हो, जो रेट तय कर देगा कंज्यूमर लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उसका दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन ही नहीं हमारे पास है कि चलो इसको छोड़ करके हम इसको ले लें। नेचुरल गैस, हाँ हाँ बोलो एलपीजी सर। भाई, एलपीजी गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, कोई है क्या दूसरा सरकार के अलावा? नहीं, सरकार जितना चाहे ले, ऐसा तो है नहीं कि कोई कंपटीशन है कि उसे मुकेश अंबानी भी आ गए हैं, उसी में बजाज एलियांस भी आ गया है, उसी में अडानी भी आ गए हैं। कई तो कंपनी इसमें है नहीं लाइट सप्लाई करने वाली, सिर्फ एक मात्र विक्रेता है जो हमको सप्लाई करता होगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन है, यूपीपीसीएल। मुंबई में जाओगे वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन है, वहाँ पर शायद रिलायंस या कौन चला रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं पर ये प्राइवेटाइजेशन है तो सिर्फ बस एकमात्र ही है, चाहे प्राइवेट हो तो प्राइवेट पूरा देखेगा, ये नहीं कि सरकार भी इसमें आ जाएगी कि हम आपको सब्सिडी तौर पर देंगे फिर प्राइवेट वाला बिके ही ना। मतलब वो जब बेचती है सरकार तो पूरा बेचती है, पूरा महाराष्ट्र आप ही को देखना है। अब अपने हिसाब से रेट लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश की बातें चल रही हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है प्राइवेट कंपनी आती किस लिए? कमाने के लिए, लूटने के लिए आती हैं, तो अपने मनमानी तरह से रेट रखेंगे। अभी जो आज हम लोगों को 6 रुपये 7 रुपया 8 रुपया पर यूनिट की साथ पड़ रही है, हो सकता है कि 12 रुपये 14 रुपये पर यूनिट पड़े। अभी जो चोरी हो रही है लाइटों की, वो चोरी भी एकदम बंद हो जाएगी, क्योंकि उसका सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? प्राइवेट के। और प्राइवेट इतने आदमी लगे रहेंगे कि रोज का रोज उसमें चेकिंग होगी। कोई भी कनेक्शन ऐसा नहीं है जो मतलब कि बिना कनेक्शन के कोई अपनी लाइट अपने घर में इस्तेमाल कर सकता। ठीक है, तो मोनोपोली का मतलब क्या हुआ? एक मात्र विक्रेता होता है, लेकिन उसके कंज्यूमर बहुत सारे होते हैं, तो उसमें रेट चाहे तो अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकती है। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी देखते हो कि 2 रेट रहता है, एक कमर्शियल रहता है, एक नॉन कमर्शियल रहता है। यानी अगर आप बिजनेस पर्पज से उसको लाइट को इस्तेमाल करते हो तो उसका रेट अलग होता है, और नॉन कमर्शियल के लिए यानी घर की बिजली इस्तेमाल करते हो सिर्फ पंखे और लाइट के लिए, उसका रेट अलग होता है। ठीक है, उसका 6 रुपये 7 रुपये यूनिट, लेकिन वही कमर्शियल पर्पज से लोगे तो 12 रुपये 13 रुपये यूनिट पड़ेगा। ऐसी एलपीजी गैस बताए हो तो क्या गैस भी बहुत सारी कंपनी चलाती हैं? नहीं चलाती है। पेट्रोल बहुत सारी कंपनी चलाती हैं? नहीं। तो सबका किसी एक जगह कंट्रोल है, वो जो रेट एक जगह से चालू होगा पूरे भारत में वही रहेगा, अलग अलग जगह रेट अलग अलग नहीं मिलेगा। पेट्रोल का तो सर कुछ कुछ फर्क देता है। भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल सब अलग अलग है। सब अलग अलग है, लेकिन रेट बहुत ज्यादा डिफरेंट तुमको नहीं मिलेगा। Yes, sir. ऐसा कभी नहीं जाओगे कि तुम यहाँ पर जाओगे भारत पेट्रोलियम वाला है तो वहाँ पर कुछ और पेट्रोलियम वाले तो जाओगे तो वहाँ पर तुमको 3 रुपये सस्ता मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। पेट्रोल का पूरा सेम रहता है, पेट्रोल का ठीक है ना? डिस्टेंस पर। हाँ, उसमें प्रीमियम और कौन सा आता है और नॉन प्रीमियम, वो अलग इशू है। वो तो बस थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है, तेल थोड़ा सा खराब होता है, अच्छे में जो मेन पेट्रोल रहता है उसका रेट हर जगह सेम रहता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि ये सब क्या है आपके सब मोनोपोली मार्केट है ये। एक को बोलते हैं हम लोग है ओलिगोपोली। क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली। अल्पाधिकार। ये जो अल्पाधिकार है इसमें मतलब कि विक्रेता जो है, विक्रेता सेलर, प्रोडक्ट सेम होता है लेकिन रेट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे अभी तुम लोग बता रहे हो गैसी में कई कंपनियां, इंडियन वाली भी है, पेट्रोलियम में और कौन कौन विमला भी आती है, पेट्रोलियम भी तुम लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम बताते हो, और कौन बताते हो तो है, लेकिन थोड़ा सा प्रोडक्ट सेम सबका है, सबका ऑयल ही होगा, पेट्रोल डीजल ही होगा, क्वांटिटी हो सकता है डिफरेंट हो जिसकी वजह से रेट थोड़ा सा उन्हें डिफरेंट होगा। ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं कि 10-10 रुपये का
फर्क रहेगा उसमें, पैसे पैसे में फर्क रहेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी हमने बताया लोगोपोली में, तो जिसमें विक्रेता क्या होते हैं, एकमात्र विक्रेता नहीं होता है, लेकिन विक्रेता की जो संख्या होती है वो क्रेताओं की संख्या से बहुत कम होती है। तो अब देख लो, कंज्यूमर बहुत सारे हैं गैस के, लेकिन 2 ही 3 कंपनी जानते होगे, विमला जानते होगे, इंडेन जानते होगे, और कोई जानते हो इसके अलावा गैस में, एलपीजी गैस में यही दोनों चलता है। इंडियन ऑयल, अरे अगर पेट्रोल में जाओगे, इंडियन पेट्रोलियम में जाओगे तो उसमें भी 2 ही 3 मिलेगा, बहुत ज्यादा इसमें नहीं मिलेंगे। तो जहां पर विक्रेताओं की संख्या कम होती है और क्रेता ज्यादा होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोपोली, अल्पाधिकार, यानी कि जो अधिकार है लेकिन अल्प लोगों के पास है, कम लोगों के पास है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्पाधिकार, ठीक है ना। चलो वो सब हम लोग इन्होंने चले गए। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सुधारधारी कंपनी की, तो इसमें क्या बताया गया कि जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड को लेती है तो मोनोपोली जैसी स्थिति आती है। कैसी स्थिति होती है? मोनोपोली जैसी। इसका मतलब ये जो ए लिमिटेड जो रेट चाहेगा वही रेट रखवाएगा। जितनी भी कंपनी उसके अंदर में 16, 17, 18, 20 कंपनियां, सभी कंपनियों पर सारा कंट्रोल किसका हो गया है? होल्डिंग कंपनी का हो गया है, क्योंकि सारी उसके कंट्रोल में आती है। जितना जिससे रेट चाहेगी जो प्रोडक्ट पर उतना रखवा सकती है। और सर कंपनी सी बी लिमिटेड कंपनी शेयर ले ले तो हैं? कंपनी सी बी लिमिटेड कंपनी के शेयर को ले ले तो वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। लेकिन मैं तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हूँ कि अगर बी लिमिटेड ली हुई है यहाँ पर, सी को, डी को, ई को और एफ को, ठीक है, बातें बस तो सी डी हो। अब सी डी के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन मिला जुला कर कहने का मतलब क्या है कि जब कोई कंपनी किसी अन्य कंपनियों के 51% से अंशों को खरीद लेती है, तो जाहिर सी बात है कि सारा कंट्रोलिंग पावर जो होगा वो किसके पास आ जाएगा? जिसके पास 51% अंश होगा, क्योंकि उसके पास वोटिंग पावर जो है वो ज्यादा हो गया। तो जब भी कोई जनरल प्रपोजल रखा जाएगा किसी बात को मनवाने के लिए, जहाँ पर वोटिंग पावर की बात आएगी, वहाँ पर वोटिंग पावर किसका ज्यादा होगा? जिनके पास 51% होगा, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से लैंग्वेज इसकी बताएगी है। तो बताया गया इसमें किसी कंपनी को एक या अधिक कंपनियों की सूत्रधारी कंपनी तभी कहा जाता है जबकि ऐसी कंपनियां उसकी सहायक कंपनियां हो। तो ये सब कंपनियां क्या है? इसकी सहायक कंपनियां, ठीक है। अब आगे बताया गया स्पष्ट है कि सूत्रधारी कंपनी वह है, देखो बता रहे यहाँ पर, स्पष्ट है कि सूत्रधारी कंपनी वह है जिसकी एक या एक से अधिक सहायक कंपनियां हों। तो सूत्रधारी कंपनी वो है जिसमें एक या एक से अधिक क्या हो? सहायक कंपनी। देखो ये सब के सब क्या है? सब सब्सिडियरी कंपनी है ना। तो ये बताया गया कि स्पष्ट है कि सूत्रधारी कंपनी वो है जिसमें एक या एक से अधिक सहायक कंपनियां हो, सब्सिडियरी कंपनी हो, और वो उन पर नियंत्रण रखती हो। और क्या करती हो? वो उस पर सारे पर क्या करती हो? कंट्रोल करती हो, नियंत्रण रखती हो। वह समूह के रूप में कार्य करती है और वे सामूहिक रूप से कंपनियों का समूह यानी ग्रुप ऑफ कंपनीज भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ कंपनीज। जाहिर सी बात है समूह के रूप में काम करने लगी है, ग्रुप के रूप में काम करने लगी, ठीक है। यह उल्लेखनीय है कि सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनियों को विकसित करती हैं। अब ये करें कि जो होल्डिंग कंपनी होती है वो सब्सिडी कंपनी क्या करती है? यही डेवलप उसको करती है, यही ग्रोथ में लेके आती है, ठीक है ना, यही सारी पॉलिसी डिसाइड करती है। तो सूत्रधारी कंपनी को मूल कंपनी यानी पेरेंट कंपनी भी कहा जाता है। ध्यान देना इस बात को, करें इसीलिए चूंकि सारे कुछ कंट्रोल करती है, इसलिए हम लोग सूत्रधारी कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी को पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरेंट कंपनी बोलते हैं। और 2 नंबर की तुम लोगों से थ्योरी पूछता है, 2 नंबर के तुम लोग क्या पूछता है? थ्योरी, पेरेंट कंपनी किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, पेरेंट कंपनी सूत्रधारी कंपनी होती है। तो इसका मतलब ये कह देना कि वो कंपनी जो अन्य कंपनियों को कंट्रोल नियंत्रित करती है वही पेरेंट कंपनी कराती है, सूत्रधारी कंपनी कराती है, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि यह उल्लेखनीय है कि सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनियों को विकसित करती है या उनकी स्थापना करती है। तो सूत्रधारी कंपनी को मूल कंपनी यानी पेरेंट कंपनी भी कहा जाता है। यह उल्लेखनीय है कि लेखांकन प्रमाण 21 में सूत्रधारी कंपनी को पेरेंट कंपनी अथवा मूल कंपनी ही कहा गया है और उसे एक ऐसे उपक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी एक या अधिक सहायक कंपनियां हैं, ठीक है ना। इसका मतलब अगर इसकी बात की जाए तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसे बताया गया है? आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में ये सेक्शन नहीं है। तुम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताया गया है कि 1 से लेकर के 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो जो अभी हम लोग अमलगेशन का चैप्टर पढ़ा थे उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में था 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में था, 14 नंबर में, ठीक है ना। ये हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में बताया गया है होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं, होल्डिंग कंपनी का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा,
कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किसे कहेंगे, माइनॉरिटी किसे कहेंगे, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, ये सारी बातें जो हम लोग सीखेंगे पढ़ेंगे वो सब किस में सीखेंगे पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 ने जो गाइडलाइन दी हुई है उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, चलो तो बताया गया लेखा प्रमाण 21 में सूत्रधारी कंपनी को पेरेंट कंपनी अर्थात मूल कंपनी ही कहा गया है और उसे एक ऐसे उपक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका एक या अधिक कंपनियां सहायक कंपनी होती है। इसका मतलब इसको हम लोग ए लिमिटेड को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में होल्डिंग कंपनी वर्ड नहीं यूज किया है, वहां पर क्या बोला है, पेरेंट कंपनी इसको यूज किया जाता है। और पेरेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो अन्य कंपनियों क्या होती है, नियंत्रण में रखती है, अन्य कंपनियों क्या करती है, हमें नियंत्रण में रखती है, कंट्रोल में रखती है। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनीज। हाँ जी, और आगे चलो, अब आते हैं मीनिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी। मीनिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी, इसका देख लो सेक्शन क्या है आपका, उसका था 246, इसका क्या है सेक्शन आपका 287, यानी सेक्शन 2 और सब सेक्शन 87। तो सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं तो उसकी भी लैंग्वेज देख लो। तो सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन पता चल चुकी है, जिसमें दो क्वालिटी होनी चाहिए, दो विशेषता होनी चाहिए। सबसे पहले वो अन्य कंपनियों क्या होनी चाहिए, वो सहायक हो। तो अन्य कंपनी बोले तो होल्डिंग कंपनी की सहायक हो, और सहायक कब हो पाएगी, जब उस कंपनी का अंश 51% से अधिक अन्य कंपनियों के पास चला जाए। किसी कंपनी का अंश अगर 51% से अधिक अन्य कंपनी के पास चला जाता है तो हम क्या कराएंगे, सहायक कंपनी कराएंगे। तो वही दो लाइन बात लिखी हुई है यहाँ पर, दो विशेषता बताई गई, दो फीचर बताए गए। तो देखिए क्या बताया गया है, कहे किसी अन्य कंपनी के संबंध में जिसे सूत्रधारी कंपनी कहा जाता है, सहायक कंपनी या सहायक का आशय ऐसी कंपनी से है जिसमें दो चीज बता रही है, अ और ब करके, जिसमें संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण, संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण। इसका मतलब सहायक कंपनी वो कंपनी है जिसमें संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण अन्य कंपनियों को होता है। तो संचालक मंडल बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के गठन जो होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी वो किसके कंट्रोल में होगी, दूसरे के अंडर में होगा, वो यहाँ का गठन करेगा। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सुधारी कंपनी। तो पहली चीज बताएगी यहाँ पर संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण। दूसरा बताया गया आधे से अधिक मताधिकार पर नियंत्रण। आधे से अधिक मताधिकार यानी वोटिंग पावर आधे से ज्यादा इनके पास होगा, यानी 51% से ज्यादा। 50% से ऊपर होगा, 51% अगर आपके पास चला गया तो हो गया। तो आधे से ज्यादा बोले तो 50% से ऊपर यानी 51% अगर आपके पास है तब भी आप क्या हो जाएंगे, आप होल्डिंग कंपनी। और जिसका शेयर 50% से ऊपर चला गया दूसरे के पास वो क्या कराएगी अपने आप को, सब्सिडरी कंपनी। तो दो चीजें बताया गया कि अन्य कंपनी को उसके ऊपर कंट्रोल होता है और अन्य कंपनी के पास उसके अंश आधे से ज्यादा दूसरे के पास होते हैं, मताधिकार उनके पास होता है, वोटिंग पावर दूसरे के पास होता है। तो बताया गया यहाँ पर कि इसकी स्वयं की या इसकी एक से अधिक सहायक कंपनियों को मिलाकर कुल अंश पूंजी के आधे से अधिक भाग पर सूत्रधारी कंपनी नियंत्रण रखती है। अब ये एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर, यह ध्यान रहे कि यदि स कंपनी ब कंपनी की सहायक कंपनी है, देखो यहाँ लिखा है, यदि स कंपनी ब कंपनी की सहायक कंपनी है, देखो सी कंपनी क्या है, बी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। आगे लिखा है ब कंपनी की सहायक कंपनी है और ब कंपनी अ कंपनी की सहायक कंपनी है। देखो ये बी कंपनी जो है ए कंपनी की सहायक है और सी जो है वो बी की कंपनी सहायक है। तो अब आगे बता रहे हैं यहाँ पर कि अ कंपनी सहायक है, तो अ कंपनी ब और स दोनों कंपनियों की सूत्रधारी कंपनी होती है। इसका मतलब ए कंपनी जो होगी वो बी और सी की दोनों के लिए क्या है, होल्डिंग कंपनी है ये, और ये दोनों इसके लिए क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। तो बात तो हो चुकी है कि इसके अंदर में जितनी भी कंपनियां होंगी यानी कि बी लिमिटेड की जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है वो सब किसकी कंपनी में जाएगी, अब ए लिमिटेड की कंपनी में आ जाएगी। सब सारा कंट्रोल किसके पास हो जाएगा, ए लिमिटेड के पास हो जाएगा। ठीक है, तो बता रहे हैं यहाँ पर कि ब और स दोनों कंपनियों की सूत्रधारी कंपनी और ये दोनों कंपनियां अ कंपनी की सहायक कंपनी हो जाती है। तो यहाँ पर जितनी भी कंपनियों के 16-17 का एग्जांपल मैंने दिया था कि उसकी भी 4 है, उसकी भी 4 है, उसकी भी 4 है, उसकी भी 4 है, तो 4 चौका 16 वो हो जाएगी, 4 20 हो जाएगी, 21 हो जाएगी। इसका मतलब ए लिमिटेड की कुल कितनी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है 21 कंपनीज है, 21 कंपनीज हैं। जो सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, ए लिमिटेड के पास है। लेकिन इसने किसको दिया, सिर्फ बी को लिया। ऑटोमेटिक उसके अंदर में जो 20 कंपनियां थी वो सब क्या हो गया, सब इसी की सब्सिडरी कंपनी कहलाएंगे। हाँ जी, ये हो गया हम लोग का। अब आता है संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण। संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण का मतलब क्या हुआ, करे कंपनी के संचालक मंडल पर अन्य कंपनी के नियंत्रण तभी माना जाता है जबकि यह अपने संकल्प से ही बिना अन्य व्यक्तियों की सहायता के सभी संचालक या अधिकांश संचालकों को नियुक्त करने या हटाने की शक्ति रखती हो।
इस प्रकार की शक्ति निम्नलिखित शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा होने पर मानी जाती है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर गठन करना है, उसका ऑर्गेनाइजेशन बनानी है उनकी, तो कैसे करेंगे? तो इसका मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या कुछ पर उसका कंट्रोल है कि वो चाहे तो उसको हटा करके नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लोगों की नियुक्ति करें। तो अगर ये पावर होगा तो माना जाएगा कि इस पर नियंत्रण है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के गठन पर नियंत्रण उसका है। ठीक है, अब क्या क्या शर्त बता रहा है? कह रहा है जब एक कंपनी को उस समय तक संचालन नियुक्ति न किया जा सकता हो जब तक कि अन्य कंपनी के संचालन नियुक्त करने का अधिकार प्रयोग न किया जाए। कह रहा है बी लिमिटेड के पास इतना पावर नहीं कि वो अपने से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गठित कर सके, इसमें जरूर ए लिमिटेड का इंटरफेयर हो जाएगा। तो समझ जाना कि क्या कराएगी आपकी होल्डिंग कंपनी कराएगी। तो बी लिमिटेड भी होल्डिंग कंपनी है ना सी लिमिटेड के लिए, तो बी लिमिटेड ए लिमिटेड से भी आप पूछे सी पर कंट्रोल कर सकती है। तो वही तो बता रहे, जब सी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गठन करना होगा तो कौन करेगा? बी लिमिटेड करेगी। बी लिमिटेड का आदमी कौन बैठा है? इसी तो बैठे हैं। तो सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? ए के हाथ में है। यहाँ पर खुद ही इसने बैठा रखा है एक आदमी को अपने। अब यहाँ पर जो बैठा होगा सी और डी किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से करना होगा, तो इसका मतलब सही माने में सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? ए के हाथ में। उसने आदमी यहाँ बैठा रखा है, तुम देखो उसको। हम वाले हेड और बी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी पर रहेगी ना? हाँ रहेगी, ठीक है ना। वो तो उसके लिए होल्डिंग कंपनी तो है ही है, तो सारा कंट्रोल को इसके हाथ में, इसी बी के हाथ में है। अब बी का आदमी किसमें? ए का है, तो ए अपने हिसाब से ही चल रहा है ना, किसको हटाना है किसको बैठाना है। आगे बता रहा है कि एक व्यक्ति की नियुक्ति संचालक की तरह केवल इसलिए हुई है कि वह उस अन्य कंपनी का संचालक है। ठीक है, उस अन्य कंपनी का उसकी किसी सहायक कंपनी द्वारा निम्नांकित कोई व्यक्ति संचालक पद पर कार्य कर रहा हो। तो ये 3 कंडीशन बता रखा है तुम लोगों से, ये 3 कंडीशन रहेगी तो समझ जाना कि उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। ठीक है ना। और तो गठन कैसे किया जाएगा? 3 कंडीशन में कोई एक कंडीशन पूरी हो जाएगी तो बनाना पड़ेगा। आगे बता रहे यह निश्चित करते समय कि एक कंपनी दूसरे की सहायक है अथवा नहीं, नीचे लिखी हुई बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अब ये बता रहा है कि अगर कोई कंपनी देखा जाए कि वो सहायक कंपनी है कि नहीं है, सब्सिडियरी कंपनी है कि नहीं है, तो कुछ पॉइंट दे रखा है कि उसको चेक करना कि देखना कि वो सहायक कंपनी है कि नहीं है। तो 2 कंडीशन तो पहले पता चल गई, यानी कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर कंट्रोल होगा। अब दूसरी बताएगी कि इसके अंश 51% अन्य कंपनी के पास हो जाएंगे, तो समझ जाना कि वो क्या हो जाएगी, आपकी सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगी। उसके अलावा कुछ कंडीशन बता रहा है कि एक चीज ये भी चेक करना कि उस सब्सिडियरी कंपनी होने के लिए ये कंडीशन पूरी कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर ये होगा तो समझ जाना कि वो सब्सिडियरी कंपनी है। तो क्या है? करें वह अंश जो कि अन्य कंपनी के पास एक विश्वासशील स्थिति यानी फिडुशियरी कैपेसिटी में हो, उस कंपनी के अधिकार में नहीं माने जाते हैं। ठीक, वे अंश जो अन्य कंपनी के किसी नामांकित व्यक्ति के पास हो